हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जो चलिए हेडिंग लिखिए। आईएससी के लिए बेटा आप क्लास से बाहर करेंगे हम, अब सीधा यहाँ से घर जाएगा तुम लोग, अगर एक और एक्स्ट्रा फालतू इधर डिस्टर्बेंस हुआ तो। आईएससी क्लास 11 के लिए भी है और डब्ल्यूबी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, बाकी सीबीएसई आईएससी सारे बोर्ड्स के लिए है ये। ठीक है, चैप्टर और टॉपिक आप जो लिखना है लिख सकते हैं। लिखिए बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि ये बेसिक प्रॉब्लम है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। लिखिए सबसे पहले तो पहला टॉपिक जो यहाँ सीखना है उसमें लिखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि जरिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया है और डेफिनेशंस में हमने डिस्कस किया है कि बेटा हमारे पास होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। यस और नो, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, लेकिन वॉन्ट्स जो होता है क्या होता है वो। तो किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज को, और किन गुड्स एंड सर्विसेज को, जिनका अल्टरनेटिव यूजेस होता है। क्या होता है, हम लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तो अल्टरनेटिव यूज़ है। लैंड है, बताए थे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो लिखिए, डेफिनेशन में लिखवाई देता हूँ आपको, लिखिए और सबको याद होना चाहिए और एक्सप्लेन करने का पोटेंशियल होना चाहिए। लिखो, इट इज़ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग allocation of limited resources for the production of alternative goods and services। Is it clear? क्या ये एक्सप्लेन कर पाएंगे? ध्यान रहेगा सबको। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है जहाँ पर हम किससे डील करता है, ये एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। देखो रिसोर्सेज के आगे क्या वर्ड लगा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स एंड कि भाई क्या बना रहे हैं। तो एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है जिसे कह सकते हैं हम, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ है ना, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है और उसका अल्टरनेटिव यूजेस है, तो हम फंस जाते हैं किस में, चॉइस करने में कि यार क्या बनाएं। ठीक, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उससे हम क्या बनाएं, ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, लेकिन बनाएंगे हम क्या, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ। जब हम लोग बेटा पढ़ रहे थे लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास मनी क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो बेटा उस मनी से, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से क्या आप सब कुछ खरीद सकते हैं? आपको बिरयानी भी खाना है, इकोनॉमिक्स का बुक भी खरीदना है, पिज्ज़ा भी खाने का मन है और केक भी खाने का मन है, पॉकेट में आपके 200 रुपये आए, कैन यू बाय ऑल ऑफ दोज थिंग्स? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे चीज़ों में
चॉइस करना होगा, चूज़ करना होगा कि मैं इस पैसे को कहाँ यूज़ करूँ। बात समझ में आया? ये हम लोग डेली फेस करते हैं, ठीक। अब फिर एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे एक हो गया कि ये तो बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और दूसरा ये किससे कनेक्टेड है, लिखो प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव, लिखो प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी। तो भैया ये दो चीज़ है। कोई बोलेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो कहीं ना कहीं हम डील कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्कैसिटी है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के क्या बना है इकोनॉमिक, इन्हीं से आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। तो इसको अगर अपन और डिटेल में चलें तो फिर एक क्वेश्चन पैटर्न लीजिए, या चलो क्वेश्चन के हिसाब से ही करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हो सकता है कि नहीं, यस और नो। क्वेश्चन पैटर्न में भी टॉपिक वाइज कर रहे थे अभी तक, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी अपन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, और लिखिए व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। जिस बच्चे ने अभी ध्यान दिया है वो आराम से आंसर बता देगा। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आंसर पहला, अनलिमिटेड वांट्स। याद रखिए बेटा, इंसान का चाहत ना हमेशा गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई से ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें हमने। इंसान का जो वांट किसी भी सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर जो भी अवेलेबल गुड्स होता है ना, हमेशा उससे ज़्यादा रहता है। वांट्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, इनफैक्ट अनलिमिटेड रहता है। इसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड resources have alternative uses, alternative। तो रिसोर्सेज का बेटा जो यूज़ है ना वो क्या है, अल्टरनेटिव, मतलब अलग अलग यूज़ है। ये 3 मेन कारण है, ठीक है। अब वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन कौन सा वांट पहले पूरा करेंगे, किस पे डिपेंड करता है बेटा? अर्जेंसी पे ना। वांट तो बहुत है मेरा, लेकिन पहले पेट भरोगे ना, फिर कपड़ा पहनोगे, फिर डिसाइड करोगे, फिर छत ढूंढोगे। ये सब पूरा होने के बाद फिर सोचेंगे कि बढ़िया खाना खाएंगे, ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे। समझ में आ रहा है? तो किसका अर्जेंसी ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा अर्जेंट है, तरीक़ा से वही वांट को पहले फुलफ़िल किया जाता है। समझ रहा है? अब यहाँ तक क्लियर है? अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट आर द बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो बेटा नंबर 1 आंसर, किसी भी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हर देश को सामना करना पड़ता है। यहाँ इकोनॉमी का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर, यूएसए के अंदर, कोई भी देश है, कोई भी इकोनॉमी है, तो उसका सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन उसका कोई प्रॉब्लम्स होता है इकोनॉमी का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो लिखिए। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस and how much to produce।
एंड हाउ मच। तो इतना लिख के फुल स्टॉप कर दें, हो जाएगा ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो हाउ मच का मतलब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? क्वांटिटीज़। भाई बनाना है तो क्या बनाना है, और अगर बना रहे हैं तो फिर कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं। पहला मुद्दा किसी भी इकोनॉमी का ये होगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम हल्के में लो। इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप खुद सोचो कि अगर तुम किसी देश के अंदर और मुझे वहाँ पे पहला डिसीजन क्या लिया जाएगा, संसाधन को यूज़ करने के लिए क्या किया जाएगा। मान ले तेरे पास पैसा आया, चल देश वाले को एक बार साइड में रखते हैं कॉन्सेप्ट। तेरे पास आ गया 10,000 रुपया। अभी 10,000 रुपया में क्या करेगी? तो यहाँ लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस। तुम्हारा क्वेश्चन होगा व्हाट टू बाय, व्हाट टू परचेज, व्हाट टू गेट, व्हाट शुड आई परचेज फ्रॉम दिस, है ना। पहला क्वेश्चन आ गया कि क्या मैं खरीदूंगी, और दूसरा कितना खरीदूं। आ रहा है ना प्रॉब्लम। ठीक इसी तरीके से कोई भी देश है तो उसके अंदर बेटा पहला प्रॉब्लम आता है कि क्या बनाया जाए रिसोर्सेज से, और कितने क्वांटिटी में बनाया जाए। भाई वी कैन प्रोड्यूस राइस, वी कैन प्रोड्यूस कार्स, वी कैन प्रोड्यूस साइकिल, वी कैन प्रोड्यूस क्लोथ, लेकिन कितना क्वांटिटी ये भी मैटर करता है। तो क्या बनाने के साथ साथ कितना बनाना है, ये क्वेश्चन भी हमारा मुद्दा है। क्लियर हुआ? लिखिए पॉइंट नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ वर्ड का मतलब कैसे बनाया जाए, कैसे। तो कैसे का मतलब सर कैसे बनाने जाने का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है कैसे? किसी भी चीज़ को बनाने का दो तरीका, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। जिस देश के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है, वर्कर्स वर्कफोर्स ज़्यादा है, वो लेबर को लेकर काम कर सकता है। जिस जगह पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेबर कम है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर सकता है। जिस देश में दोनों हैं तो दोनों का एक कन्वीनियंट कॉम्बिनेशन लेके काम। तो कैसे से क्लियर हुआ कि नहीं? समझा दोगे ना किसी को भी? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, क्या लिख रहा हूँ देखो, हूँ किसके लिए बनाया जाए। तो किसके लिए में क्या आएगा बेटा? बताओ। हाँ, किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाना है, उसके इनकम पे डिपेंड करता है, अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए। प्लस दूसरा चीज़, कंज्यूमर्स के लिए कि प्रोड्यूसर के लिए। हम लोग टी शर्ट जो यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वहीं पर प्रोड्यूसर गुड्स भी तो होता है कि नहीं? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब क्या है? समझ में आ रहा है? किसके लिए बनाना है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आया? अब ये डिपेंड करता है बेटा किस पे? इनकम पे, कि कौन कितना इनकम अर्न कर रहा है, उसके हिसाब से वही डिमांड कर पाएगा। जिसका इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डिमांड करेगा, उसके लिए बनाया जा सकता है। ठीक है। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है बेटा? नेशनल इनकम ठीक से डिवाइड होना चाहिए। देश का जो टोटल इनकम है वो पब्लिक के बीच में इक्वली तो नहीं, एग्जैक्टली इक्वली तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक से डिवाइड होना चाहिए। इक्विटी होना चाहिए देश के अंदर में। हेलो हेलो, है हाँ, 15-20 मिनट्स में ओवर होगा। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ है क्या?
हाँ हेलो हेलो। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये फॉर हुम का प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से टोटल आउटपुट देश का डिस्ट्रीब्यूट होगा देश में लोगों के बीच में। तो ये फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर प्रॉब्लम है बेसिकली किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। G&S का मतलब गुड्स एंड किसको मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज? जो बेटा इसके बदले मनी पे कर सकता है। तो भाई जिसके पास पैसा है गुड्स एंड सर्विसेज तो बेसिकली उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि ये आउटपुट बटेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में कि इनकम कैसे बट रहा है। इनकम जैसे जैसे बटेगा पब्लिक तभी ना कैपेसिटी होगा उनका पे करने का, और उस हिसाब से क्या होगा उनको गुड्स एंड सर्विस मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, ये जो 3 प्रॉब्लम हमने अभी लिखा है ध्यान से समझो। बात कौन कर रहा है? चुपचाप से देखो जो भी हो रहा है, कुछ सीखने मिलेगा सबको। ये 3 जो पहला प्रॉब्लम आ रहा है बेटा इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? तो आप लिखिए ये तीनों को, जो पहला 3 है इसको कहते हैं फंडामेंटल। ये तीनों फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। ये सारे इकोनॉमी फेस करता है, दुनिया का कोई भी इकोनॉमी है वो उसको फेस करना, ये 3 प्रॉब्लम तो उसको फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? 3 और प्रॉब्लम है जो इसके अलावा फेस किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के ऐसा नीचे से कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइन खींचते हैं और फिर यहाँ से करते हैं। इन सारे प्रॉब्लम के बाद प्लस 3 और प्रॉब्लम है। तो मैं लिखूँ 4th नंबर प्रॉब्लम। लिखिए प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। बेटा हम लोग को पता है कि रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है ना। तो भैया ये लिमिटेड रिसोर्स है, क्या मैं इसको आइडल रख सकता हूँ क्या? आइडियली क्या देश किसी रिसोर्सेज को खाली छोड़ दें? पढ़ा तो है लेकिन यूज़ ना करें, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, क्या पता चलेगा? लोगों का वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज हमेशा फुल यूटिलाइज होना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया? फुलर यूटिलाइजेशन को। नो रिसोर्स ऑफ अ कंट्री शुड बी केप्ट आइडल, खाली नहीं रखना है। ठीक है? तो दिस इज फुलर यूटिलाइजेशन या एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या कह सकते हैं अपन इसको? एम्प्लॉयमेंट ऑफ। कोई इशू, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है? बेटा बैग मेरा ना ध्यान से साइड में नीचे रख दो, यहाँ रख दो, नीचे साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे रख दो। हाँ बस बैठो आराम से। यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ भाई, क्या बातचीत हो रहा है? काम का टॉपिक है, सीखो तो सिखा पाओगे। ध्यान से सुन लोगे तो यू कैन मेक एनीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जहाँ डाइवर्ट हो गए फिर आप बोले ये कुछ तो था यहाँ पे, वो याद रहेगा लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे कि था क्या, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा गॉसिपिंग और डिस्टर्बेंसेस याद आ जाएगा तुमको।
और ऐसा होता है, हुआ है कि नहीं कभी? पढ़ते टाइम मैंने ऐसा कुछ हुआ, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया, मेरे को पता है उस समय कांड क्या हुआ वो पता चल गया, याद आ रहा है, लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा। उस समय हुआ क्या था, मम्मी क्या बोली थी, वो याद रहेगा, आंसर भूल जाओगे। इसीलिए पूरा फोकस चाहिए। समझ रहे हो बेटा? फुलर यूटिलाइजेशन समझ गए? क्या किसी भी देश को अपना रिसोर्स आइडल रखना चाहिए? तो इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स फुल्ली होना चाहिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ efficient use of resource। efficient यूज़ का मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। efficient यूज़ का मतलब क्या होता है? अवॉइड वेस्टेज, लिख लीजिए। अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों का, कंज्यूमर्स का जो वांट्स है वो फुल्ली सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑप्टिमम सेटिस्फाई होना चाहिए। वेस्टेज हो जाएगा तो वो चीज़ तो यूज़ कर सकते थे सेटिस्फैक्शन के, लेकिन यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो नॉर्मल आदमी का वेल बीइंग, उसका वेल बीइंग डिपेंड करता है उसके वांट सेटिस्फाई होने से। आप अगर अपने चाहत को पूरा कर लोगे तो आप खुश रहोगे। तो देश में खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करो, देश के नागरिकों के वांट्स को सेटिस्फाई करो। उसको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, अच्छा पढ़ाई, एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, समझ गए। और 6 नंबर पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा क्या है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? देश में अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो अब हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं, कैपेसिटी में इंक्रीज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का, तो हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना है। वी शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे होने से लोगों को सामान इजीली मिलेगा, सही दाम पर मिलेगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। अब जैसे एसी सबके घर में क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्टली है, प्लस उस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत कॉस्टली है। तो अगर बल्क प्रोडक्शन होने लगे एसी का तो क्या होगा? एसी का कॉस्ट सस्ता होगा और हर आदमी अपने घर पे एसी लगा सकता है ना। फ़ैन, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एजुकेशन भी आज के डेट पर बहुत मुश्किल है बेटा अच्छा मिलना। सब समझते हैं इस चीज़ को, बात समझ रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लीजिए, क्यों हर आदमी अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में डालना चाहता है? क्योंकि वहाँ अच्छा पढ़ाई, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। बात सिर्फ पढ़ाई का भी नहीं है बेटा, इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है आप वो देखो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। एंड गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के रखा है, पढ़ाई से में किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। स्कूल बस खोल दिए हैं, टीचर्स को सैलरी मिल रहा है, बच्चे वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं? आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं अपना फैमिली। कोई जाकर के वहाँ पे चाकू लेके पहुँच रहा है, कोई बंदूक ले आ रहा है, कोई बैठ के खैनी खा रहा है। बताओ स्कूल में एक गवर्नमेंट स्कूल का पता लगा भाई सर वहाँ बच्चा लोग खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है बच्चा लोग। बताओ ये चीज़ है, ये हाल है।
टीचर लोग भी टेंशन में आता, बच्चा लोग को समझाता नहीं है, बच्चा लोग ऐसा बैकग्राउंड का। तो भाई उसके मम्मी पापा को समझाना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हो? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे उसके फैमिली को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चा ठीक होगा। आप घर में उसको सिखा रहे बेटा गाली नहीं देना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, वो घर में जाके देख रहा माँ बाप गाली गलौज कर रहा, मारा पीटी कर रहा, क्या समझाएंगे आप? एक बच्चा किससे सीखता है? सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है। वो घर पे कुछ और देख रहा है, आप कुछ और ज्ञान दे रहे हैं, वो तो कंफ्यूज हो गया। आप बोल कुछ रहे हैं, होता कुछ है, आप कैसे समझाएंगे? तो वी नीड टू मेक ड्रास्टिक चेंज। अगर देश को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना है तो बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ों को, ये गलत चीज़ों को सोसाइटी से दूर करना पड़ेगा, तब इम्प्रूवमेंट आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कैसे बताओगे? यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। G&S मीन्स गुड्स एंड। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना बेटा? अब जो हम लोग लास्ट डे सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़े थे ना बेटा, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम से हम लोग याद है PPC पढ़े थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स वहाँ अपने डिस्कस किए थे कि रिसोर्सेज अंदर है तो अंडर यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्स का, PPC के ऊपर है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। याद देखिए, याद आ रहा है? ऐसे यहाँ पे फोकस करें, याद है ऐसा करके PPC बनाए थे, फिर बहुत सारा पॉइंट लगाए थे, ABCD किए थे, यहाँ पे ABCD करवाए थे ना। तो मैम ने क्या सीखा था, ये हमारा PPC का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है? PPC कौन बताएगा बेटा? हाँ, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with a given amount of resources। क्या? फिर से सुनो, PPC shows the combination, optimum maximum combination of two commodities that can be produced with a given amount of resource। ठीक है? तो यहाँ दो कॉमोडिटी लेके चल रहे थे, नाम कुछ भी ले लो, यहाँ ले लो गन, यहाँ ले लो क्लॉथ। तो यहाँ क्या सीखे थे हम लोग कि अगर आप PPC के ऊपर किसी भी कॉम्बिनेशन में पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, D एंड E, अगर बेटा PPC में आप बना रहे हो इतना गन, तो इतना बन रहा है क्या? इतना बन रहा है गन कम बन रहा है, क्लॉथ ज़्यादा बन रहा है B पॉइंट पे। अगर C पॉइंट पे आ गए बेटा तो देख रहे हैं कि मेरे को क्लॉथ कम बन रहा है और अब यहाँ पे गन का प्रोडक्शन बढ़ गया। D पॉइंट पे और कम हो गया क्लॉथ, गन का प्रोडक्शन और बढ़ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही दिखाता है कि कैसे अपने दो कम्युनिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ समझ गए बेटा, एक को अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, गन हमने बढ़ाया यहाँ से यहाँ, तो क्लॉथ देखिए क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। क्लॉथ कम होगा तभी गन्स इंक्रीज हो पाएगा एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? तो PPC का कुछ फीचर्स है बेटा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, पढ़ के आना है। अच्छा रहने दो, हम ही सिखा देते हैं। फीचर्स, पहला फीचर क्या है? देखो, स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। देखो कैसे बना, इधर ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, ऐसे करके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन लिखिए। दूसरा पॉइंट कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक? तो ये कॉनकेव शेप क्या दिखाता है?
लिखिए, ये दिखाता है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं ना। क्या समझे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बताए थे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अब इसको ध्यान से समझना, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है। यही इसका मतलब होता है, कॉन्केव शेप का मतलब इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको समझते हैं प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। अगर हम बेटा एक यूनिट गन को स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो मुझे क्लोथ को रिड्यूस करना होगा। तो मान लीजिए कि एक गन बनाने के लिए मैंने 100 मीटर कपड़ा सेक्रीफाइस किया, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक यूनिट के गन को बढ़ाना चाहते हैं ना, वैसे वैसे अब आपको क्लोथ ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? गौर से देखना, इस डायग्राम से समझाने का कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर सेपरेटली एक क्लास करेंगे बेटा। कमेंट करके आप लोग बताइए अगर इसके ऊपर स्पेशली आप कोई क्लास चाहते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली फीचर्स और पॉइंट करके बताएंगे प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है। वैसे क्लास में मैं वर्कशीट दूंगा सबको करने के लिए, तो आप खुद बना के देखेंगे। देखिए, जब इस पॉइंट पर आए तो कितना छोड़ना पड़ा था क्लोथ, इतना, लेकिन फिर गन्स को आगे बढ़ाया तो कितना छोड़ना पड़ रहा है, और इसके बाद फिर अगर हम बढ़ाएं तो कितना छोड़ना पड़ रहा है, ज़्यादा। तो मैं गन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर एक यूनिट के गन के प्रोडक्शन के लिए मुझे जो क्लोथ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। इसीलिए लिख रहा है इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर बार आपको थोड़ा ज़्यादा क्लोथ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पहले क्लोथ कम सेक्रीफाइस होगा, फिर और गन बनाना है तो अब सेकेंड टाइम जो बनाना है उसमें आपको क्लोथ ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ज़्यादा गन बनाना है तो अब क्लोथ पिछले बार से और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है छोड़ना पड़ेगा, नहीं बना पाएंगे। गन बनाएंगे तो क्लोथ बना पाएंगे क्या? इसी को तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा गन बनाना है तो कुछ क्लोथ को तो प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ेगा ना। यही चीज़ तो सिखा रहा है। क्लियर है? तो ये फीचर क्लियर हो गया दोनों कि सर स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या और कॉन्केव का मतलब क्या। डाउनवर्ड का मतलब बेटा यही है कि अगर गन को ज़्यादा बनाओगे, इसको ऐसे समझ लो, गन को बनाओगे ज़्यादा तो क्लोथ हो जाएगा कम। डाउनवर्ड का मतलब यही होता है, एक को बनाओगे ज़्यादा तो दूसरा होगा कम। और कॉन्केव शेप का मतलब होता है क्या, फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। अगर हम एक यूनिट गन को एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हर बार एक गन को एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो क्लोथ छोड़ना पड़ रहा है वो धीरे धीरे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। हर यूनिट के लिए जो क्लोथ सेक्रीफाइस करना हो रहा है वो क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले एक गन के लिए मान लो 100 मीटर छोड़ रहे थे, अब दूसरा एक और गन बनाना तो अब 200 छोड़ना होगा, तीसरा के लिए 400 छोड़ना पड़ सकता है। इस तरीके से रिड्यूस होगा। ठीक है, पक्की बात, समझ गए ना। फिर हमने सीखा था बेटा कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोले थे ना, फुल एम्प्लॉयमेंट। कब होगा फुल एम्प्लॉयमेंट? क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहा है जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ, आपका आधा क्या पूरा पेपर इसी सॉल्व हो जाएगा। लर्निंग वर्क इज़ डिफरेंट, एमसीक्यूज एससीक्यूज का तो टेंशन ही खत्म है आपका। कब होगा फुल यूटिलाइजेशन, कौन बताएगा? जब हम इस पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पर काम कर रहे हो, ए बी सी कॉम्बिनेशन, डी बनाओ चाहे सी बनाओ, आप क्या कर रहे हो बेटा? फुल यूटिलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इफ़ यू आर ऑन पीपीसी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बोले सर यहाँ कर रहे हैं तो बी और सी के बीच में तो इतना बना रहे क्लोथ, इतना बना रहे गन्स, तो भी आप फुल यूटिलाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई कंट्री पीपीसी में नहीं काम करके यहाँ काम कर रहा है, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ई पे काम कर रहा है इधर पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा?
फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप चाहो तो देख लो, इस पॉइंट पे आप बना सकते हो, इतना क्लोथ बना रहे हो, लेकिन इस पॉइंट पे आप गन कम बना रहे हो ना तरीका से। तो अगर पीपीसी पे तो इतना सारा गन इतना और बन सकता था, लेकिन क्या ये वाला पार्ट बना रहे हो? नहीं बना रहे हो, इतना गन छोड़ रहे हैं आप। तो आप क्या कर रहे हो? अंडर। तो फिगर को देखकर घबराना नहीं इकोनॉमिक्स में, ठीक? फिगर को देखकर समझना है कि इससे क्या मतलब निकल रहा है। अच्छा, कोई बेटा बाहर आना चाहे, इस पॉइंट पे काम करना चाहे, के पे आएगा क्या? इस पॉइंट पे प्रोडक्शन हो पाता है? हो सकता है? तेरा कैपेसिटी से बाहर है, तो कब के पे आ सकता है? अब ये हो चुका है क्लास हमारा एक बार पहले कि के पॉइंट पे कैसे आएगा, जब हमारा पीपीसी बेटा इधर की तरफ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा ना, राइट वर्ड। तो हम सिखाए थे ऐसा कब होता है बेटा कि यहाँ शिफ्ट हो जाए? पार्डन फॉर द डायग्राम, बट ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है? ये शिफ्ट हो गया पीपीसी यहाँ। दो कारण बताए थे हम शिफ्ट होने का। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब गन और क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्यों होता है? क्या कारण था बेटा, बताइए? नहीं हो, हाँ, क्या कारण था कि पीपीसी राइट में शिफ्ट हो सकता है? ज्योति बताइए। दो रीज़न दिए थे, कॉपी में लिखा है नहीं लिखा है? तो उसको देख लीजिए ना, घर पे तो पढ़ाई करेंगे नहीं आप लोग। इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा वीडियो ढंग से जाके एक बार घर में दोबारा देख लेता, उसको तो याद ही हो जाएगा सारा चीज़। हाँ हाँ, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। और अगर नया रिसोर्स ही मिल जाए मेरे को, तो भी तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। नया संसाधन का पता चल जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ग्रोथ हो गया बेटा, इसको कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के बाद यहाँ आ गया राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अंदर की तरफ शिफ्ट होना, इसका मतलब आपका टोटल जो प्रोडक्शन है गन्स और क्लोथ का, वो तो रिसोर्सेज बहुत डिप्लीट हो गया है, घट गया है। कुछ समझ में आया? क्या इसमें कुछ टफ था? आज जो हमने पढ़ा उसको फटाफट रिकैप किया जाए। क्या क्या सीखे बेटा अपन आज? फटाफट आइए। तो आज हमने सीखा जो आईएससी का चैप्टर नंबर 3 है बेटा, और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी में इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा, किसी में चैप्टर बना के सेपरेटली मेंशन किया गया है, लेकिन पढ़ना बेटा ये सबको है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले हमने सीखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का पढ़ाई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न, और दूसरा है स्कैसिटी प्रॉब्लम को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर लाया जा सकता है। और हम यहाँ पे कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे ताकि अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सके, यही डिसीजन, ये प्रॉब्लम है। क्यों होता है ऐसा? तो यहाँ हमने रीज़न सीखा 3। क्या क्या रीज़न है बेटा? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स हैव। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, बनाए क्या? बात समझ में आ रही है? थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? तो उसमें 3 प्रॉब्लम होता है बेटा, उसको कहते हैं फंडामेंटल। ये 3, पहला प्रॉब्लम क्या है? तो पहला है क्या बनाए, क्या, कैसे और किसके। तो पहला है क्या बनाए और कितने क्वांटिटी में बनाए, दूसरा कैसे बनाए, और तीसरा किसके लिए बनाया। तो किसके लिए मैंने बताया था कि टोटल आउटपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किसके साथ है कि देश में इनकम कैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी वो लोग डिमांड
क्योंकि वो लोग के अंदर पे करने का कैपेसिटी आएगा, तो डिसाइड होगा कि भाई किसके लिए बनाना है। फिर इसमें हमने सीखा था क्या, प्रोड्यूसर के लिए बनाना है, कंज्यूमर के लिए बनाना है, ठीक, कैसा गुड्स बनाना है और किसके लिए बनाना है, अमीरों के लिए बनाना है, मिडिल क्लास के लिए बनाना है, गरीबों के लिए। गुड्स का बहुत चीज़ है डिसीजन इसके अंदर। इसके अपार्ट 3 प्रॉब्लम और था बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम था, क्लियर कर लिए हम लोग को खाली नहीं रखना है भाई, आइडल नहीं रखना है, फुल यूटिलाइज करो। दूसरा क्या था, एफिशिएंट यूज, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। फिर क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मोटिव होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, जिस देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कैपेसिटी हर साल बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, हम कहते हैं वो देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इज इट क्लियर। और इसके बाद हमने क्या सीखा कि पीपीसी के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना सीखा। क्या सीखे थे इसमें कि पहले पीपीसी क्या होता है, डेफिनेशन जो लास्ट वीडियो देखेंगे उसको इनसे मिल जाएगा डिटेल। आप अब बुक अपना रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो बुक पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, इसमें जो काम की बात थी वो क्या कि सर इसका पहले फीचर्स होता है, 2 इम्पॉर्टेंट फीचर है, पहला डाउनवर्ड और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप पता है ना, लेंस पढ़ के आए हो ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो कॉनकेव का शेप देख रहे हो कैसा हो रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोप से क्या मतलब समझते हैं हम, अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का रिड्यूस होना तय है, इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोप होता है। मैथ्स में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है स्लोप का मतलब, जिनका मैथ्स है उनको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा है कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव का मतलब होता है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स अगर एक यूनिट बढ़ाएंगे किसी एक प्रोडक्ट का तो जो दूसरा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं धीरे धीरे वो सेक्रीफाइस का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। एक यूनिट पहला कमोडिटी का बढ़ाने के लिए दूसरा को जो छोड़ना पड़ रहा है उसका क्वांटिटी धीरे धीरे, समझ गए, एक इसका पहला बढ़ाया उधर से छोड़ना पड़ा 10, दूसरा एक और बनाना चाह रहे हैं तो उधर छोड़ा पड़ा 15, फिर और बना रहे हैं 20, एंड इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉनकेव शेप। बात समझ में आ रहा है। ये जो कॉनकेव शेप है बेटा, इस शेप का मतलब ही यही है, इस शेप से यही समझते हैं हम, ठीक, और डाउनवर्ड होने से ये समझते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कुछ सीखा था, क्या क्या सीखा एक बार पॉइंट रख लो। पीपीसी पर, अगर पीपीसी पर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, फुल यूटिलाइज हो रहा है। दूसरा, पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो अंडर यूटिलाइज हो रहा है ना, या अंडर एम्प्लॉयमेंट, किसका एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस का। तीसरा, पीपीसी के बाहर आउट ऑफ कैपेसिटी, मेरे कैपेसिटी में ही नहीं है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर अपन क्या सीखे थे कि सर हमारा जो पीपीसी है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये समझ लो सेकंड बार टॉपिक हो गया हमारा, तो ये पहले हो चुका है। क्यों शिफ्ट होता है, तो रीज़न था इसका 2। क्या रीज़न था बेटा, पहला टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया और दूसरा न्यू रिसोर्स आ गया। समझ गए। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो हमारे कोलकाता में गिरीश पार्क और बारानगर एरिया में जो हमारा सेंटर है वहाँ आप मिल सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे।
यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फीस स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।